हाँ तो देखो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो है, पिछले वीडियोस में हमने जहाँ तक पढ़ा था वो क्या था कि नदी जब अपने प्रवाह मार्ग में रहती है। प्रवाह मार्ग इन द सेंस क्या होता है, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ वापस। नदी पहाड़ से शुरू करती है अपना निकलना और जा कर के समुद्र में मिलती है। एग्जैक्टली तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, इस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ स्थल आकृति बनाती है, पढ़े हैं। जैसे क्या क्या बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है, कैनियन बनाती है, तुम्हारा गॉर्ज का निर्माण करती है। ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है, स्थल आकृति जो है यहाँ बनता है। ठीक है, वो बनता है पहाड़ी क्षेत्र में जब नदी पहाड़ से उतरती है। पहाड़ से उतरने के दौरान दो बातें मेन था, नदी पतली होती है पहला, और क्या काफ़ी तेज होती है इसकी जलधारा। अब जो हम पढ़ेंगे, ये जो नदी मैदानी भाग में यानी कि समतल भाग में आ जाती है, पूर्ण रूप से समतल नहीं होता है, बट विथ कंपैरिजन टू पर्वत क्या होता है, ये समतल माना जाता है। तो नदी जब पहाड़ को छोड़ करके पर्वतीय भाग में एंटर करती है तो वो कौन कौन से स्थल आकृति का निर्माण करती है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है, देखो, मैदानी भाग में नदी निम्नलिखित भू रूपों का निर्माण करती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा ना, वो नंबर 1 जो होगा वो होगा जलोढ़ पंख। क्या होगा? जलोढ़ पंख। इस जलोढ़ पंख को समझने के लिए देखो क्या करना होगा, कुछ इस तरह से समझेंगे। नदी जब है वो क्या करती है, पहाड़ी भाग से नीचे उतरी, अचानक से उसको ढाल मिल गया, समान मिल गया, तो इसका गति क्या होगा, तेज होगा या कम जाएगा? बिल्कुल सही, कम जाएगा। तो नदी का गति जब कम जाता है तो वो जो अपने साथ बहाया हुआ कंकड़ पत्थर जो जलोढ़ वगैरह सब लाई है, वो कहाँ इकट्ठा करने लगेगी, यहाँ जमाएगी। ठीक है, फिर पनिया तो थोड़ा आके और धक्का मारेगा, इसको और चौड़ा करेगा, है ना, और चौड़ा करेगा, और चौड़ा करेगा। यानी कि ये देखने में एक फाइनल टर्म तक अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा, इसमें जो भी अपना पार्टिकल वगैरह है वो जम जाएगा। तो ये कुछ अगर एक इसको यहाँ पे एक डंडा इमेजिन कर लो तो ये हाथ पंखा के जैसा लग रहा है, लग रहा है। तो इसी तरह जब नदी नीचे आकर के एक समान समतल पाती है और उसका स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, अपने साथ बहाया हुआ सामान वगैरह को ला करके यहाँ जमा करने लगती है, तो एक पंखा की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी तरह का जो आकृति निर्माण होता है इसको जलोढ़ पंख बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे टॉपिक भी पढ़ लो, देखो क्या बोला गया है। नदी जब पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ढाल में अचानक से कमी के कारण तथा भार की अधिक या ढाल में कमी हो जाती है, वेग में कमी तथा भार की अधिकता के कारण नदी पर्वतीय भाग से लाए गए कंकड़ पत्थर बहाकर आगे ले जाने में असमर्थ रहती है, नहीं ले जा पाएगी आगे, तो जो लाई है उसको यही जमा देती है और ये पंख जैसा देखने में हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहते हैं। देखो मैं एनिमेशन लाया हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो नदी यहाँ से उतरी, इसको मैं थोड़ा कलर की सहायता से दिखाता हूँ। नदी यहाँ से आ रही है, पहाड़ी से आते आते अचानक कहाँ आ गई, मैदान में आ गई। अब ये कुछ को क्या करेगी, सारा सामान को इधर बिखेर दी, क्योंकि इसको गति नहीं मिला तो ये कुछ पंखा के जैसा देखने में लग रहा है, हाथ पंखा के जैसा, तो इसीलिए इसी को क्या कहा गया है, जलोढ़ पंख। ये देखो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना है, वो जलोढ़ पंख का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं दूसरा स्ट्रक्चर पे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है विसर्प। क्या है? विसर्प एक्चुअली में क्या होता है, देखो नदी जो है पहाड़ी भाग से जब मैदानी भाग में आती है, पहाड़ी में रहती है, बहुत तेज तर्रार रहती है, जिसको युवावस्था बोलते हैं, सही बात है। लेकिन जब वो कहाँ आ जाती है, मैदानी भाग में आ जाती है, तो वो अपने प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है। प्रौढ़ अवस्था में नदी में क्या होता है, ज़्यादा तेजी नहीं रहता है। और प्रौढ़ अवस्था में देखो, युवावस्था में नदी जो है वो गहरी काटती है, डीप काटती है, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में नदी जो है वो क्या करती है, अपने पार्श्व यानी किनारों को काटती है। पढ़ाया हूँ मैं इसमें अपर्दन परिवहन में, अपर्दन में। ठीक है, तो ये किनारों को काटती है, जिससे नदी गहरा होने की जगह क्या होता है, चौड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, नदी जब अपने प्रवाह मार्ग में रहती है, तो सपोज़ कर लो नदी ऐसे बह रही है,
उसको इधर कोई स्ट्रांग चट्टान मिल गया, वो नहीं बह पाएगी, तो नदी क्या करती है, अपना रास्ता मोड़ लेती है। ऐसे मोड़ ली, फिर इधर चट्टान अगर मिल गया, इधर कुछ अवरोध मिल गया कड़ा चट्टान, तो वो ऐसे मोड़ ली। फिर यही प्रोसेस लगातार चलता रहा। बात समझ में आया। और नदी खुद को क्या करती है, मोड़ती हुई आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि नदी जब अपने प्रौढ़ अवस्था में रहती है तो क्या होता है, नदी जब बहाव करती है तो कठोर चट्टान जब भी आता है तो नदी खुद के रास्ते को मोड़ लेती है, उसका रिस्पेक्ट करती है। इन द सेंस उसे काट नहीं पाएगी, तो अपना रास्ता मोड़ लेना नदी के लिए भी सुविधाजनक है। तो इस दौरान क्या होता है, ये जो सर्पीला मोड़ बन रहा है, ये देखो ये मोड़ बन रहा है, ये मोड़ बन रहा है, फिर आगे एक ऐसा मोड़ बनेगा, है ना। इन सर्पीले मोड़ को ही क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब इस विसर्प में अगर तुम गौर से देखो तो नदी का पानी जो है अगर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ बह के जा रहा है, तो वो किधर ज़्यादा धक्का मारेगा, इधर या इधर, इस वाले में ज़्यादा धक्का मारेगा, मारेगा कि नहीं। तो इधर कटाव जो अभी इतना है, इस पर जोर से धक्का जब मार रहा है, पानी का वेग मार रहा है, तो ये कटाव आगे बढ़ेगा भी, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये खैर छोड़ो। तो यहाँ पे दो तरह का किनारा का निर्माण होता है, एक होता है उत्तल किनारा, एक होता है, ये देखो ये है उत्तल किनारा, जो किनारा उठा हुआ है। बात समझ में आ गया। और ये है अवतल किनारा, जो किनारा धंसा हुआ है। क्लियर। तो जब ये अवतल किनारे पे धक्का मारती है तो इसको और गहरा करती है, और गहरा करती है। तो ये गहरा करती है, और ठीक इसका उल्टा, इस जगह पे धक्का नहीं मार रही है, पानी तो जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान ला करके वो जमाने लगती है, जमाने लगती है। बात समझ में आया। अवतल किनारा पे धक्का मार रही है, बड़ा कर रही है, चौड़ा कर रही है, और उत्तल किनारा पे सामान को जमा कर रही है। तो जो किनारा चौड़ा हो रहा है उस किनारे के नाम को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जो किनारा चौड़ा हो रहा है वो किनारा क्या है, वो किनारा है क्लिफ। क्या है, क्लिफ। उसको क्या बोलते हैं, क्लिफ कहते हैं। और मतलब ये रहा मेरा नदी, ऐसे जो बल खाती हुई अपना चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस किनारे पे जाके धक्का मार रही है, तो ये क्या हो रहा है, कट छटके और चौड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेकिन इस किनारे पे बहाव ला करके वो जमा रही है। तो जो किनारा चौड़ा कर रही है उस जगह पे क्लिफ बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लिफ। और जिस जगह पे वो निक्षेपण कर रही है, यानी कि जमाव कर रही है, उसको बोलते हैं स्कंद या विस्तारित ढाल। विस्तारित ढाल या स्कंद। बात समझ में आ गया। जिसको स्लिप ऑफ स्लोप भी कहते हैं। अब तुम इसको पढ़ोगी तो तुमको ये पूरा डेटा समझ में आ जाएगा। छठे स्लाइड पे चलते हैं। छठा स्लाइड क्या बोलता है, देखो बोल रहे गोखुर झील। अब देखो मैं अभी अभी बताया नदी जो है कुछ ऐसे चल रही है, बताया ना, वो इधर से आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैं इसको तोड़ के समझाता हूँ, ठीक है। मान लो नदी जब ऐसे बह रही है, ये आई बही, मतलब इधर कठोर चट्टान है, हाँ, तो वो नासा को क्या की, मोड़ ली। ओके, बिल्कुल सही। अब जब नदी का पानी इधर जाएगा तो अवतल लेंस पे क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा। चलो फिर अब वो नदी का पानी इधर आएगा, तो अब किधर धक्का मारेगा, उत्तल लेंस पे धक्का मारेगा, मारेगा कि नहीं। तो ये क्या होगा ना, अगर तुम गौर से देखोगे तो ये धीरे धीरे कटता जाएगा, धक्का मारेगा, चौड़ा करेगा, इधर भी थोड़ा धक्का लगेगा, ये भी चौड़ा होगा, इधर से धक्का लगेगा, ये भी चौड़ा होगा। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो एक समय जब ऐसा आएगा, ये चौड़ाई ठो कट करके यहाँ तक चला आएगा, ठीक है, और ये वाला चौड़ाई कट करके यहाँ तक चला जाएगा। यानी कि नदी जो है वो यहाँ से ही डायरेक्ट मिल गया और इस भाग को अलग कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये एक सेकंड में नहीं हो जाता है, इसमें कालांतर बहुत समय लगता है। यानी कि नदी तो अब अपना सीधा मार्ग पकड़ लिया कई सालों के बाद, और किनारा में एक ठो ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो काय के खूड़ के जैसा दिखता है। तो इसी को ही गोखुड़ झील कहा जाता है, जो कि नदी से बनता है। मैं गोखुड़ झील को दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये नदी बह रही थी, यहाँ पे काटी, ठीक है, काटने का धीरे धीरे ये जगह मिल जाएगा, ये जगह मिल जाएगा, इधर से काटते काटते ये बढ़ेगी, इधर से काटते काटते ये बढ़ेगा, और ये मिल के सीधा हो जाएगा नदी, और ये ऐसा स्ट्रक्चर
आउट हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड में है ईजी सबसे, बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान का रचना कैसे होता है, सिंपल है। नदी अपना मार्ग में बह रही है, नदी में बाढ़ कब आएगा, बाढ़ कब कहा जाता है, पानी जब बढ़ जाएगा। तो पानी बढ़ जाएगा तो नदी अपने साथ जो भी अवसादों को लाई है उसको क्या करेगी, पानी बढ़ जाएगा तो वो बाहर फेंकना स्टार्ट करेगी। बढ़ता हुआ पानी के साथ क्या होगा, नदी अपना किनारा को छोड़ करके आगे उठ जाएगी। पानी चारों ओर फैलेगा तो उसके साथ जो अवसाद लाई है नदी, वो क्या करेगी, साइड में इधर लेकर के चल जाएगी पानी के साथ, है ना। उसमें कंकड़ पत्थर जो भी रहेगा चल जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे बाढ़ कम होगा और पानी वापस लौटने लगेगा तो उन पानी के अंदर इतना क्षमता नहीं होगा कि वो जो ये सब बहा करके ले करके आया था उसको वापस से लेकर के चला जाए। तो वो वापस से लेकर के अंदर नहीं जा पाता है, सिर्फ पानी लौट जाता है। तो यहाँ एक समतल भूमि बन जाता है और यहाँ एक समतल भूमि बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, बाढ़ का मैदान कहा जाता है। बात समझ में आ गया। बाढ़ का मैदान का चित्र भी देख लो, मैं तुमको दिखा देता हूँ। नहीं है मेरे ख्याल से, ना नहीं है। देखो अगला क्या है, प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध ये कैसे बनता है, देखो एक बात याद रखना, जब नदी मेरा अगर इस मार्ग से बह रही है और इसमें जल बढ़ा तो वो एक बार में पानी को यहाँ से लेकर के यहाँ नहीं पटक देगी, नहीं ना। जल बढ़ेगा तो पहले इस रेंज तक बढ़ेगा, है कि नहीं। तो पहले अवसाद यहाँ जमा होगा, फिर अवसाद को वो क्या करेगी, या इस तरफ जमा करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि नदी का जो दो किनारा होता है ना, वहाँ अधिक अवसाद जमा होता है, वहाँ अधिक अवसाद जमा होता है। और ये पानी तो बह ही रहा है, तो यहाँ अधिक अवसाद जमा होने के कारण क्या होता है, नदी का जो जल का धारा जहाँ से बहता है उसके कंपैरिजन में उसका किनारा जो है वो काफ़ी ऊंचा दिखने लगता है। ये देखो ऊंचा दिख रहा है, तो ये ऊंचा दिखने लगता है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक तटबंध, यानी नदी खुद से अपना प्राकृतिक रूप से एक तटबंध बनाई है जो इसको तोड़ करके जल्दी नदी बाहर ना जा सके। हम लोग बांध बनाते हैं ना, पानी को रोकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह नदी प्राकृतिक रूप से बनाई है, इसीलिए इसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। ये देख लो, देखो यहाँ पानी है, यहाँ कैसे ऊंचा स्ट्रक्चर हो गया। अपने यहाँ का जो कुंती नदी है उसमें भी देख सकते हो, दो किनारे पे ऐसा है, तो नदी का ये प्राकृतिक तटबंध ही है। बात समझ में आई, ये ऊंचा जगह जम गया है, देखो इतना ऊंचा लेयर है ये वाला। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। तो हम क्या क्या पॉइंट को पढ़े समझ में आ गया। मैं एक बार रिवीजन कर दूँ जो जो पॉइंट को पढ़े हो। तो पहला बात तो हम क्या पढ़े थे, अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या था, नदी का पहाड़ी भाग या मैदानी भाग में जो स्थलाकृति बनाता है। नदी पहाड़ी भाग से उतर करके जब मैदानी भाग में आता है तो कुछ स्थलाकृति बनाता है, जिसमें सबसे पहला स्थलाकृति का नाम क्या बोला था मैं, सबसे पहला स्थलाकृति का नाम बोला था जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख में क्या होता है सर, नदी पहाड़ी रास्ता से उतर के आया, अचानक से उसको ढाल कम मिलने लगा, समतल भूमि में आ गया, तो उसके साथ जितना भी वेस्टेज प्रोडक्ट जो भी अवसाद आया था वो ला करके यहीं जमाने लगा ऐसे चौड़ा। तो इसी को क्या बोला गया, पंख की तरह स्ट्रक्चर दे दिया गया है, तो इसी को जलोढ़ पंख बोला गया। सर इस जलोढ़ पंख के बाद का जो स्ट्रक्चर था वो था विसर्प। तो सर नदी अपना मार्ग में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था कठोर चट्टानों का रिस्पेक्ट कर करके, तो ये जो मोड़ बन रहा था इसी को नाम दे दिया गया, ये एक मोड़ बना, इसी को नाम दे दिया गया विसर्प, नाम दे दिया गया। बात समझ में आया। अब सर इस विसर्प में दो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना था, विसर्प में दो पॉइंट पढ़ना था, एक था सर क्लिफ और एक था स्कंद। क्लिफ क्या था सर, तो नदी जब अवतल तल पर जाकर के पानी का धक्का मारता तो वो अपने अवतल किनारे को चौड़ा करता और ठीक इसका उल्टा क्या करता, उत्तल किनारे पे जमाव करता। तो अवतल किनारे पे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको स्कंद बोलते, और उत्तल किनारे पे जो अवतल किनारे वाले को क्लिफ बोलते और उत्तल किनारे वाले को स्कंद कहा जाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया हमारा क्या, गोखुर झील। गोखुर झील कैसे बनता है, तो सर नदी का जो बहाव का मोड़ है वो क्या होता, कालांतर में समय के दौरान नदी अपना उत्तल जगह को, उत्तल किनारा को काट करके क्या करता, एक समय के बाद वहाँ से मिल करके सीधा हो जाता और अपना मोड़ वाला हिस्सा को, जो विसर्प हिस्सा था उसको खुद से अलग कर देता, जो कि गाय के खुर के समान दिखता है, तो जिसको क्या कहा गया था, गोखुर झील कहा गया था।
बात समझ में आ गया। चौथा पॉइंट था बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान कैसे होता है सर, नदी में बाढ़ आता, पानी ज़्यादा भरता तो नदी का पानी जो है वो किनारों को छोड़ करके उसके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता। तो सिर्फ पानी नहीं फैलता सर, पानी के साथ साथ जो भी वो अवसाद लाया हुआ था सब कुछ फैल जाता। लेकिन जब नदी का पानी कम था तो वो अवसाद कमता नहीं, वहीं बिछा रह जाता और एक समतल भूमि जैसा स्ट्रक्चर आकृति कर देता, जिसको क्या कहा गया, बाढ़ का मैदान। उसके बाद आखिरी था प्राकृतिक तटबंध। तो नदी का पानी जो है डायरेक्टली नहीं जा सकता था दूर में, धीरे धीरे जाता, तो वो सबसे ज़्यादा अवसाद कहाँ जमा करता, अपना किनारा पे जमा करता, जिस कारण वहाँ एक ऊंचा क्षेत्र का जल क्षेत्र भूमि का क्षेत्र बन जाता और नदी का जो जल है वो थोड़ा नीचे हो जाता। तो यही प्राकृतिक रूप से जो तटबंध बना था इसको ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। समझ में आ गया, सारा टॉपिक क्लियर है। तो अब अगले वाले वीडियो में अगले टॉपिक का चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ।